हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए थे और मैंने कहा था ये 60 क्वेश्चन का सीरीज है जिसका पार्ट 2 आज आप लोग देख रहे हो, जिसके अंदर हम रेस्ट और 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आप लोग इसको अपने आप बनाने की कोशिश करोगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसे आप कॉपी में लिख के रख लेना ताकि बिफोर एग्जाम आप उसे एक बार देख सको और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखो, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था। एबीसीआर पार्टनर्स, ए बी परचेज शेयर टाइम पार्टनर इक्वली, तो क्लास हमने कर लिया था। कम टू 21 से स्टार्ट करते हैं हम। तो 21 क्या है? इन केस ऑफ डिसोल्यूशन असेट आर ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। देखो, डिसोल्यूशन के टाइम पे हम करते क्या है, हम बैलेंस शीट को खाली करते हैं। सबसे पहले सारी एसेट सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं रिलाइजेशन अकाउंट के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटर जो आइटम बढ़ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूबल आइटम, उसको हम भेजते हैं कैपिटल अकाउंट में और कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस कैश में खाली करते हैं। तो जब हम बैलेंस शीट को खाली कर रहे होते हैं तो किस वैल्यू पर हम खाली करते हैं? बुक वैल्यू पर। सीधी सी बात है, बुक में जो वैल्यू लिखी होगी ट्रांसफर करेंगे तो उसी को ही तो ट्रांसफर करेंगे ना रिलायशन अकाउंट में। अगर असेट 1 लाख का लिखा है तो 1 लाख ही तो हम ट्रांसफर करेंगे ना। तो बुक वैल्यू से, जो बुक में वैल्यू है, जो बैलेंस शीट में वैल्यू है, उससे करते हैं ट्रांसफर। मार्केट वैल्यू से तो रिलाइज किया जाता है। ओके। 22। पी एक पार्टनर है टू बियर द रिलायशन एक्सपेंस। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे पहले कहा था रिलायशन एक्सपेंस वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पी बियर करेगा रिलायशन एक्सपेंस फॉर विच ही हैज टू पेड 2000। पी से बोला गया कि भाई देखो, तुम सारे खर्चे झेलना, उसको इस असेट को बेचने में जो भी खर्चा होने वाला है तुम सारे खर्चों को झेलना और हम तुमको 2000 रुपए देंगे। पी हैज टू पे द रिलायशन एक्सपेंस 2500। पी को रिलायशन एक्सपेंस 2500 देना पड़ा। हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू रिलायशन अकाउंट? देखो सुनो मेरी बात। जब आपने बोला पी से कि भाई देखो हम तुमको 2000 रुपए देंगे, तुम सारे खर्चे को बियर करना, तो भाई पी के अकाउंट में हम डेबिट साइड 2000 लिख देंगे। एंट्री ऑर्गेनाइजेशन टू पी 2000 भाई खर्चा चाहे 1800 हो, चाहे 2500 हो, चाहे 4000 हो, चाहे 50,000 हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमारे लिए खर्चा 2000 है तो रिलायशन अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा? 2000 रुपए। अगर आपको इस टॉपिक में दिक्कत है तो आप सर्च करना रियलाइजेशन एक्सपेंस यूट्यूब पे ही, सुनील पांडा, तो आपको डिटेल में रियलाइजेशन एक्सपेंस वाली वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला टॉपिक अच्छे समझा रखा है। Preference shares capital is not shown as shareholder fund but it is shown as long term borrowing। देखो, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, देखो कोई भी शेयर कैपिटल वेदर इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल में शो होता है। तो प्रेफरेंस शेयर जो है वो शो होता है। तो स्टेटमेंट क्या है क्लास? फॉल्स है। अगर रीजन मांगा तो आप रीजन दे देना, क्योंकि क्लास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शो होता है क्योंकि वो शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट है, तो वो शेयर कैपिटल शो होता है। तो ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो होता है, नहीं, डिबेंचर होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। If a share of rupees 10 issued at a premium of rupees 2 on which full amount has been called and 8 including premium has paid is forfeited for the share capital account should be debit। देखो, आप फॉरफिट की जो एंट्री पास करते हो तो शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप फेस वैल्यू आता है। क्वेश्चन कह रहा है 10 का 1 है, प्रीमियम है 2 रुपए का, तो शेयर इशू हो रहा है 12 में, 10 प्लस 2 ऑन विच फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड, तो पूरा का पूरा 12 रुपए मंगवाया गया है। 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉरफिटेड। देखो, 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉरफिटेड, तो यानी कि 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब क्या है? 2 प्रीमियम है तो ये 6 हो गया, तो टोटल 12 है तो ये 4 होगा। 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद। देखो, इस सिचुएशन के अंदर इन्होंने कहीं भी, देखो ऑब्वियस ये 4 नहीं दिया होगा या 8 दे दिया होगा और फॉरफिट कर लिया 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो शेयर कैपिटल में जो अमाउंट यहाँ पे डेबिट होगा। अब क्वेश्चन में 8 अगर दे दिया और उसमें फॉरफिट किया जा रहा है तो पक्की बात है लास्ट में ही फॉरफिट किया होगा जब 4 उसने नहीं दिया होगा। तो फॉरफिट इसमें लिखा है कि द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड। शेयर कैपिटल पूरा का पूरा 10 रुपए से डेबिट होगा। टू शेयर फॉरफिटेड, जो जब्त कर लिया है अमाउंट, वो क्लास आएगा आपका कितना? 6 रुपए। टू शेयर अनपेड कॉल जो आएगा यहाँ पे, जो भी अनपेड कॉल है वो आएगा 4 रुपए। और प्रीमियम दे दिया है तो उसको इग्नोर करना होता है। तो शेयर कैपिटल 10 से डेबिट होगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट होता है, ध्यान रखना। मोहर फॉरफिट 160 शेयर। बेटा ये फॉरफिट वाले ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मे भी आपको टफ लग रहे होंगे कि आपका शेयर फॉरफिट वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप उसको अच्छे से जरूर क्लियर कर लेना। मोहर लिमिटेड ने फॉरफिट किया 160 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच ऑन विच द होल्डर हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी 2 पर शेयर। देखो सुनो मेरी बात, 160 शेयर्स है, ओके।
10 का 1 है, ओनली पेड द एप्लीकेशन, सिर्फ एप्लीकेशन 2 रुपए का वो उसने पे किया है। इसका मतलब ये है कि बाकी जो अमाउंट है उसने पे नहीं किया। 10 का है तो 8 रुपए पे नहीं किया। मैं इसे अलॉटमेंट मान लेता हूँ। ये हो गया आपका 10 और ये शेयर पार पे ही इश्यू किया जा रहा है। तो फॉरफिट की जो एंट्री होगी वो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर अलॉटमेंट है 8 रुपए का और ये है 2 और ये बनता है आपका 10 और शेयर है 160 तो ये बन जाएगा 1600, ये हो जाएगा 320 और ये आएगा कितना क्लास 8 इंटू 160 1280। ठीक है 1280 तो ये हो गया आपका फॉरफीचर का एंट्री। अब इसके बाद ये है कि आउट ऑफ दिस 40 शेयर्स रीइश्यू और 9 में 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया 40 शेयर रीइश्यू हो गया तो रीइश्यू की जो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट में इशू किया है 1 रुपए का डिस्काउंट है रीइश्यू 9 में हुआ है 2 शेयर कैपिटल लेकिन 40 तो 40 इंटू 9 कितना आएगा क्लास 360 40 इंटू 1 आएगा 40 और नीचे आएगा 40 इंटू 10 400। तो ये हो गया फॉरफिट की एंट्री हो गया रीइश्यू की एंट्री। लास्ट एंट्री जो होती है वो होती है शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ये सब आपको नहीं करना है आपको सिर्फ रफ कैलकुलेशन करनी है। मैं आपको सिखाऊंगा अभी शॉर्टकट कैसे आप 1 मिनट के अंदर आराम से शॉर्टकट में भी कैलकुलेशन कर सकते हो बट आप पहले लॉन्ग कट सीख लो। आपने फॉरफिट कितना किया हुआ क्लास 320 उसमें से आपने डिस्काउंट दे दिया 40 ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि 320 जो है वो 160 शेयर के लिए है। तो अगर 160 शेयर के लिए 320 रुपए पड़ा हुआ है तो 40 शेयर के लिए कितना पड़ा होगा 320 अपॉन 160 इंटू 40 तो आएगा टोटल क्लास कितना 80 रुपए। तो 80 पड़ा हुआ है माइनस 40 तो शेयर फॉरफिट टू कैपिटल गेन ऑन फॉरफीचर जो है वो 40 रुपए है वो जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्लास आपको 160 शेयर है 10 का 1 है तो आपने 320 रुपए जब्त कर लिया है और ओनली पेड द एप्लीकेशन मनी 2 ही रुपए एप्लीकेशन मनी दिया हुआ है आउट ऑफ दिस 40 शेयर री इशू टू गांगुली पेड फॉर 9 द गेन ऑन री इशू इज तो री इशू पे जो भी गेन हो रहा है। अब इस सिचुएशन का हमारा आंसर जो है 40 आ रहा है लेकिन यहाँ कहीं भी आंसर 40 नहीं है तो ऑब्वियस इस क्वेश्चन में ही कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी किसी और क्वेश्चन का गलती से टाइपिस्ट ने क्वेश्चन ऐड कर दिया होगा तो उसका आंसर 40। तो आप देखना कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है वो आप 40 आंसर लिख देना क्योंकि ये ऑप्शन जो है मुझे लग रहा है किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी इसमें से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर जो इसका 40 है। अब आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ आप शॉर्टकट में कैसे पता कर सकते हो। देखो इतना हमने कुछ किया लेकिन हम शॉर्टकट तरीके से पता कर सकते थे बहुत ही सिंपल था। आप मुझे देखो क्लास में समझाता हूँ आपको कितने शेयर्स हैं क्लास जो आपने री इशू किया है बताओ 40 शेयर्स री इशू किया है ना। 40 शेयर से जब कितना किया था आपने 2 रुपए दैट इज 80। 40 शेयर्स को आपने डिस्काउंट कितना दिया री इशू 9 में करो मतलब 1 का डिस्काउंट दिया दैट इज 40 तो जो गेन ऑन री इशू बचेगा वो बचेगा आपका 40। तो आप देख लेना क्लास ये ऑप्शन ऑब्वियस है कुछ ना कुछ ऑप्शन में गलती हुई किसी और क्वेश्चन का ऑप्शन गलती से डाल दी गई ठीक है तो ठीक कर लें उसको। If a shareholder does not pay his due on allotment for the same amount, there will be अगर किसी शेयर होल्डर ने अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया गया अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया है तो आप क्या करते हो आप एंट्री पास करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर अलॉटमेंट जो पैसा नहीं दे उसे आप क्रेडिट कर दोगे। क्रेडिट बैलेंस इन शेयर अलॉटमेंट डेबिट बैलेंस इन शेयर फॉरफिट भाई ये तो नहीं होगा डेबिट बैलेंस इन शेयर नहीं क्लास क्रेडिट बैलेंस होता है शेयर अलॉटमेंट का तो ये इसका ऑप्शन होगा ए यानी कि अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो शेयर अलॉटमेंट का जो बैलेंस है वो क्या होगा क्रेडिट होगा। 27 डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ द कंपनी बोरोइंग क्लास डिबेंचर जो है एविडेंस है कि कंपनी ने उधार लिया है। बिल्कुल करेक्ट है क्लास डिबेंचर्स एक तरीके का क्या है क्लास एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है यानी डिबेंचर कहता है कि हाँ भैया हमने उधार लिया है पब्लिक से। ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है ये आपने ध्यान रखना है। डिबेंचर्स इज एन एविडेंस ऑफ कंपनीज बोरोइंग्स तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल सही है। डिबेंचर आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड ऑफ डिबेंचर जो है वो शो होता है क्लास बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी कंपनी की बैलेंस शीट में अंडर द हेड ऑफ किस हेड में शो होगा डिबेंचर आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ मेन हेड क्या है नॉन करेंट लायबिलिटी और जो सब हेड होता है इसका वो क्या होता है क्लास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो आपने ध्यान रखना है कि जो डिबेंचर है वो नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रेस्ट्रिक्टेड टू तो डिबेंचर्स पे डिस्काउंट कितना दे सकते हैं बताओ जरा क्लास लगाओ दिमाग क्या हो सकता है। डिबेंचर पे डिस्काउंट कितना दे सकते हैं सही मायने में क्लास डिबेंचर पे कोई डिस्काउंट की लिमिट नहीं है तो आप कंफ्यूज होकर 10% मत लगा देना। डेल कंप्यूटर लिमिटेड ने इशू किया 10,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 ऑन 1st ऑफ अप्रैल 2018 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 विल बी 10,000 डिबेंचर्स है एक की जो कीमत है वो इस क्वेश्चन में नहीं पता है
हाँ पता है 100 है। 10,000 इंटू 100 कितना बनेगा? 10 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 8%, तो 10 लाख का 8% बनता है कितना? 80,000। तो सही आंसर होगा 80,000। सर इसमें प्रीमियम भी है बेटा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को आप जब भी निकालोगे तो आपको उसके अंदर प्रीमियम कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपने ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को निकालते वक्त आप उसमें प्रीमियम को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करोगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है वो हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, तो आपको प्रीमियम कंसिडर नहीं करना है। कॉल से एडवांस एडवांस देखो, आपको ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कॉल्स इन एरियर जो है वो कहाँ पे आता है? बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। बट कॉल्स इन एडवांस जो होता है वो करंट लाइबिलिटी है, ध्यान रखना। और इसका जो कहाँ पे दिखता है? अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर दिखेगा, ये अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर, ठीक है। अदर करंट लाइबिलिटी यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आप उस पर टिक कर देना, जो कि है अदर करंट लाइबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक? चलो 32 क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। माइनिंग राइट्स बताओ क्लास। माइनिंग राइट ये हेडिंग सब हेडिंग वाले क्वेश्चन में काफी पूछा आता है। माइनिंग राइट क्या है क्लास? इंटेंजिबल असेट है, इंटेंजिबल फिक्स असेट। ध्यान रखना क्लास, माइनिंग राइट क्या है? इंटेंजिबल फिक्स असेट है। तो आप टिक कर दो इंटेंजिबल फिक्स असेट। ये सब नहीं होता क्लास, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस नहीं है, और टेंजिबल तो है ही नहीं, इंटेंजिबल फिक्स असेट होता है। माइनिंग राइट में खनन का अधिकार, कि हमारे पास राइट है कि हम माइनिंग कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शॉर्ट टर्म बोरोइंग? शॉर्ट टर्म बोरोइंग कौन सा नहीं है? बैंक ओवरड्राफ्ट है, ऑन डिमांड है, और ट्रेड रिसीवेबल जो है, डेटर और जो बिल रिसीवेबल होता है दोनों होता है ट्रेड रिसीवेबल, और ये डिपॉजिट्स। तो देखो इसके अंदर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के हेड में कौन कौन सा नहीं आता है? तो देखो ये दोनों तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के हेड में आ जाता है। अब बात करते हैं डिपॉजिट की और ट्रेड रिसीवेबल की। देखो जो ट्रेड रिसीवेबल है वो तो खुद एक सब हेड है, समझ रहे हो बात को? खुद एक सब हेड है ट्रेड रिसीवेबल, उसके अंदर आता है डेटर और बीआर। तो ट्रेड रिसीवेबल खुद एक सब हेड है जिसके अंदर डेटर और बीआर आता है, तो ट्रेड रिसीवेबल तो नहीं होगा, डिपॉजिट होगा। अब बच्चा बोलते हैं सर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। डिपॉजिट्स है तो डिपॉजिट एक तरीके से शॉर्ट टर्म डिपॉजिट जो अगर होगा तो वो आ सकता है। ट्रेड रिसीवेबल तो खुद एक हेडिंग के अंदर है, तो सही ऑप्शन इसका ए होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डज नॉट इंक्लूड। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या नहीं है? चेक आता है क्लास, बिल्कुल आता है। बैलेंस ऑफ बैंक आता है, और विद इन बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ्स इन्वेंट्री। देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डज नॉट इंक्लूड, क्या डिपॉजिट नहीं होता है? तो जो इन्वेंट्री है, बैंक डिपॉजिट जो आपने बैंक में पैसे जमा किया वो होता है। इन्वेंट्री क्लासेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो आपने ध्यान रखना इन्वेंट्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता है। विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड डायनामिक? मैंने कहा था आपको शॉर्ट में एच डी, शॉर्ट में बताया था एच डी। तो जब भी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होगा तो ये डायनामिक होगा। आप किसी दूसरे ईयर से किसी तीसरे ईयर का कंपैरिजन कर सकते हो, यानी आप अपने परफॉर्मेंस को, इस साल के परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल जो है वो डायनामिक होता है क्लास, जो वर्टिकल है वो क्या होता है? स्टैटिक। विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज स्टैटिक? तो कौन सा स्टैटिक है? तो मैंने बता दिया हॉरिजॉन्टल तो डायनामिक है, तो जो वर्टिकल है वो क्या होगा? ऑब्वियस स्टैटिक होगा। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान रखना कि यहाँ पे गलती हो सकती है। तो आई होप आपने कुछ गलती की होगी, जरूर कॉपी में लिख लेना और कमेंट करना मत भूलना स्कोर कितना है। और क्लास लाइक जरूर कर देना वीडियो को। क्लास मैंने एक इनिशिएटिव उठाया है कि आपको पुरानी चीजें, मोस्टली बच्चे सब भूलते चले जा रहे हैं, तो आप कम से कम पुरानी चीजों को लर्न रखो, या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या जो भी एंट्रेंस अगर होता है तो उन सब में ये आपको काम आएगा। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लो, उसके अंदर फ्री मटेरियल के अंदर जाना, क्लास आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। फाइनेंशियल एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट फॉर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है किसके लिए सिग्निफिकेंट होता है? इन्वेस्टर्स के लिए भी होता है, बैंकर्स के लिए भी, एम्प्लॉयज के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। आपको पता होगा क्लास, जो एम्प्लॉयज है, मैनेजमेंट है, ओनर है, ये इंटरनल यूजर, और बाकी जो बैंकर्स है, क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, कस्टमर है, दे आर एक्सटर्नल यूजर्स। तो सबके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बेनिफिशियल है। कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ टू फर्म इज कॉल्ड। देखो दो फर्म, दो अलग अलग फर्म है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड से कंपैरिजन कर रही है, तो इसको बोलते हैं क्लास इंटर कंपैरिजन। लेकिन अगर एक्स लिमिटेड अपने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करे तो वो होता है इंट्रा कंपैरिजन। मतलब अगर मैं अपने अपने मार्क्स को अपने खुद के पिछले साल के मार्क्स से कंपेयर करता हूँ कि पिछले साल मेरा इतना था, इस साल मेरा इतना है, तो वो हो गया आपका इंट्रा कंपैरिजन। लेकिन अगर मैं अपने मार्क्स किसी दूसरे किसी बच्चे से कंपेयर करूंगा, किसी दूसरे दोस्त से कंपेयर करूंगा मैं, तो वो होता है इंटर कंपैरिजन। दूसरी कंपनी से इंटर, सेम कंपनी में अलग अलग ईयर इंट्रा। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ वन फर्म विद दोज अनदर फर्म बिलोंग टू सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री, दोज अनदर फर्म, दूसरा फर्म है तो इंटर कंपैरिजन। इंडस्ट्री के अंदर है, जाहिर सी बात है यार, सेम कंपनी से तो कंपेयर करोगे। अब कोई क्लास 11th का बच्चा अपने परसेंटेज को क्लास 6 के बच्चे से थोड़ी कंपेयर करेगा। यानी सेम सेम क्लास में किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रहे हो, दूसरी फर्म से कंपेयर कर रहे हो, तो इंटर कंपैरिजन। सेम फर्म होता है तो इंट्रा।
तो आज का आखिरी क्वेश्चन और फटाफट आप लोग मुझे बता दोगे इस क्वेश्चन का आंसर और आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो आप मुझे बताओ इस आज के सेशन में जो 20 क्वेश्चन थे कैसे लगे आपको और कमेंट करके बताओ कितने नंबर आए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो। क्लास की बोर्ड एग्जाम अगर होता है तो जी जान लगा के मेहनत कराऊंगा। क्लास आपकी 100 में से 100 की तैयारी कराऊंगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट बता दो क्या है। वाइल प्रिपरेशन कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हो तो आप परसेंटेज हमेशा टोटलिंग को लेते हो, चाहे टोटल असेट हो चाहे टोटल लायबिलिटी हो। आपको इनकम स्टेटमेंट में लेते हो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का और बैलेंस शीट में टोटल का। तो फटाफट कमेंट बताओ क्लास की कितना स्कोर आया और लाइक जरूर कर देना क्लास इस वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय।